तो दोस्तों आज से कुछ समय पहले तक अगर एनजीओज के बारे में डिस्कशन होता था तो एक अच्छी छवि ही उनकी निकलकर सामने आती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ फॉरेन एनजीओज इस तरह का भी काम कर रहे हैं भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में, जो कि उन देशों के खिलाफ ही होते हैं। कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि टर्की द्वारा फंडेड कुछ एनजीओज भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे कामों को लगातार कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें फंडिंग वगैरह भी विदेशों से मिलती है। ये सारी खबरें निकल कर आई थी। कुछ समय पहले ऐसी खबरें भी निकल कर आई थी कि उत्तराखंड तक भारत की फोर्सेस अपनी मिसाइल्स को बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर पाए। इस वजह से सड़कों के निर्माण किए जाएंगे, पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर भी कई सारे अलग अलग एनजीओज कोर्ट वगैरह में पीआईएल दाखिल कर देते हैं और ये कहते हैं कि देखिए इस तरह से सड़कों के निर्माण की वजह से, सड़कों के चौड़ीकरण की वजह से लैंडस्लाइड वगैरह बढ़ेगी, पहाड़ दरकने शुरू हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के विकास कार्यों से पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई होगी। भारत सरकार ने ऑफिशियली कोर्ट में इस बात को बयान देकर कहा है कि देखिए मिसाइल्स को पहुंचाने के लिए चौड़ी सड़कों की आवश्यकता होगी। ऐसी परिस्थिति में उत्तराखंड में सड़कों का निर्माण जरूरी है क्योंकि हमारा ये प्रदेश चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ पर सुरक्षाओं की चाक चौबंद होनी बहुत ज्यादा अनिवार्यता है। लेकिन एनजीओज बीच में आ जाते हैं और भी कई सारे ऐसे मामलों को लेकर अलग अलग एनजीओज और सिविल सोसाइटीज बीच में भारतीय सरकार का काम बिगाड़ने के लिए आ जाते हैं। कई बार कई सारे एनजीओज का नाम प्रोटेस्ट वगैरह में भी निकलकर सामने आता है। कई सारे एनजीओज को तो जॉर्ज सोरोस भी बताया जाता है कि फंडिंग वगैरह करता है। तो इस तरह के जितने भी एनजीओज वगैरह हैं ये भारत के अंदर प्रॉपर काम करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंटी इंडिया कोई भी एक्टिविटी न कर पाए। इस वजह से पिछले कुछ सालों में कई सारे नए लॉज लाए गए हैं। इन लॉज के जरिए कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को भारत के अंदर लागू कर दिया गया है कि इन एनजीओज को फॉरेन फंडिंग न मिल पाए। अगर फंडिंग नहीं मिल पाएगी तो ये लोग उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के लॉज को अप्लाई करने के लिए भारत सरकार ने जिन कानूनों का इस्तेमाल किया है वो कानून जुड़े हुए थे FATF से। जी हाँ, ये वही FATF संस्था है जो संस्था स्पेशली ध्यान रखती है देशों के ऊपर आतंकवाद से संबंधित फंडिंग को लेकर या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने देखा कि ईरान, पाकिस्तान, टर्की इस तरह के देशों के ऊपर FATF द्वारा कार्रवाइयाँ की गई। अलग अलग स्तर के क्राइम्स को लेकर अलग अलग स्तर की सजाएं दी जाती है। कुछ एक को ग्रे लिस्ट में डाला, कुछ एक को ब्लैक लिस्ट में डाला। लेकिन इसी ग्रे लिस्ट में आप UAE का नाम भी देखेंगे। अब UAE का नाम आतंकवाद को फंडिंग देने की वजह से नहीं डाला गया है ग्रे लिस्ट में, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर डाला गया है। तो कहने का मतलब FATF द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को देशों में होने से रोकता है। तो उन्हीं लॉस का इस्तेमाल करके भारत सरकार द्वारा इन एनजीओज की फॉरेन फंडिंग को रोकने के लिए या उन्हें पारदर्शी बनाने के लिए उनके ऊपर एक सेंसरशिप लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लेकिन इससे हुआ ये कि वो सारे एनजीओज जो कि भारत के अंदर रहकर भारत के खिलाफ काम करते थे उनको खासी दिक्कतें आने लगी। इस वजह से इन्होंने किया ये कि सीधे FATF का दरवाजा खटखटा दिया और ये कह दिया कि देखिए भारत सरकार ने आपके ही कानूनों का दुरुपयोग करके हमारे दायरे को इतना सीमित कर दिया है कि हम लोग फॉरेन से फंडिंग नहीं ले पा रहे हैं और जिस काम को करने के लिए हम लोग भारत के अंदर मौजूद हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको भारत के खिलाफ जांच बिठानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अब दोस्तों इसी संबंध में बताया ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द यानी नवंबर अगले मंथ में FATF की एक टीम भारत आएगी और वो भारत आकर इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करेगी। यानी भारत सरकार ने जो जो भी कानून अप्लाई किए हैं एनजीओज के लिए जिससे कि फॉरेन फंडिंग के ऊपर नियंत्रण लगाया जा सके, उन सभी को जांचा परखा जाएगा। और अल्टीमेटली अगर भारत इसमें दोषी पाया जाता है, जो कि दोषी किसी परिस्थिति में नहीं हो सकता, हम सभी जानते हैं, जो भी कार्रवाइयाँ की गई है, जो भी लॉज लाए गए हैं वो भारत के हित में ही लाए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि भारत को ग्रे लिस्ट में भी डलवाया जा सकता है। यानी पाकिस्तान को हम लोगों ने इतने सालों तक FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा कर रखा, अब वो अमेरिका की मदद के चलते बाहर निकल गया है और उल्टा भारत को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया जाए, इसके लिए प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। ये एक ऑफिशियल मापदंड हो सकता है किसी भी देश में जब FATF की टीम जांच पड़ताल करने जाती है तब। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, भारत ऐसी किसी भी तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं है, ना तो आतंकवाद और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग टाइप। और 99.99% ऐसी परिस्थितियां नहीं आ सकती कि भारत जैसे देश को ये लोग FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दें। ये संभव है ही नहीं। लेकिन इस तरह की कार्रवाई भी होना ये भी अपने आप में एक चौंका देने वाली खबर है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमें भी सोचने की जरूरत है कि देखिए हम कितने मजबूर हैं कि भारत के अंदर रहकर भारत के खिलाफ काम करने वाले एनजीओज के ऊपर जो लगाम लगाई गई है, उनकी फॉरेन फंडिंग रुकवाई गई है, उनको लेकर भी हम ही से सवाल जवाब एक संस्था करने के लिए भारत आ रही है।
तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से यहाँ पर भारत ने भी इस तरह की पॉलिसीज़ को अपनाना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो, खासकर भारत की इंटरनल सिक्योरिटीज़ को लेकर, क्योंकि इस तरह की कई बार खबरें निकल कर आ चुकी है कि भारत के अंदर कई सारी ऐसी सिविल सोसाइटीज़ हैं, कई सारे ऐसे एनजीओज वगैरह हैं जिनमें चाइना हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो और जितने भी भारत विरोधी तत्व दुनिया भर में फैले हुए हैं, इनकी तरफ से लगातार फंडिंग की जा रही है और ये लोग अपना स्वार्थ सधवाने के लिए भारत के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण कामों को होने से रोकते हैं, प्रोटेस्ट करवाते हैं और भारत की छवि को नेगेटिव बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वो भी लगातार काम करते हैं। तो कई सारे ऐसे एनजीओज भी हैं जो कि चाइना से फंडिंग लेकर चाइना की छवि को सुधारने का काम करते हैं भारत के अंदर, जिससे चाइना को आर्थिक लाभ भी हो। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।